Before before I start today's topic, let me briefly describe कि जो हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिकॉल कर लूं। हमने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत स्टार्ट की थी कि आप 8 जून 632 को खलीफा बने थे। हमने आपके इलेक्शन पे बात की थी, अंसार की मीटिंग पे बात की थी, सकीफा बनी सादा। फिर उसके बाद हमने डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जो है वो डायलॉग हुआ और अल्टीमेटली हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी लास्ट क्लास में डिटेल के साथ। अच्छा, इसके अलावा हमने हजरत उसामा बिन जैद की एक्सपीडिशन के हवाले से बात की थी और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इलेक्शन पे बात की थी। हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक के एड्रेस की बात की थी। फिर हमने आपकी बैत की जो सरमनी थी वो डिस्कस की थी डिटेल के साथ। तो ये आप टॉपिक्स देख रहे हैं, साथ में कीवर्ड्स में जो आ रहे हैं ये टॉपिक्स थे। हमने आपका फर्स्ट एड्रेस डिस्कस किया था और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था हजरत उसामा's एक्सपीडिशन टू सीरिया। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस किए थे और फिर हमने इसके इम्पैक्ट्स पे भी बात की थी कि किस तरह इस एक्सपीडिशन से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस फेस्ड बाय हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सो वी आर स्टार्टिंग। देखिए, जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उसामा बिन जैद को एक्सपीडिशन के लिए भेजा तो उस वक्त काफी सारे सहाबा इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे या उनकी राय ये थी कि हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक्सपीडिशन को रवाना न किया जाए, क्योंकि काफी सारे ट्राइब्स जो थे वो इस्लाम छोड़ के अपने पुराने मजहब की तरफ जा रहे थे और कुछ जो ट्राइब्स थे वो ज़कात देने से इनकार कर रहे थे। तो काफी सारे सहाबा का ये ख्याल था, इवन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ख्याल था कि जो लोग अभी ज़कात नहीं दे रहे उसे थोड़ी नरमी से बर्ताव किया जाए और हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक्सपीडिशन को इस मौके पे सेंड न किया जाए। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर इतने भी हालात खराब हो जाएं, इतने ज्यादा हालात खराब हो जाएं कि अगर जंगली जानवर आकर मदीने पे हमला करें और उनसे बचाव के लिए भी कोई इंतजाम ना हो, तब भी मैं वो डिसीजन चेंज नहीं कर सकता जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस एक्सपीडिशन को सेंड करने का आपने इरादा फरमाया था और आपने ही हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर बनाया था। तो हम देखते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों डिसीजंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और इस एक्सपीडिशन को रवाना किया। When this expedition was on their target or they were on their way, so meanwhile मदीना का जो डिफेंस था that was at risk. So meanwhile some of the Bedouin tribes they attacked on मदीना। ये जो Bedouin tribes थे इनको तुलैहा नाम के एक शख्स ने इंस्टिगेट किया था और तुलैहा was the one who was a false prophet। अच्छा, इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि some of the people they claim that they are the prophets of God। उनमें चार नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तुलेहा, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे बाद में। एक और शख्स था, उसका नाम था असवद अंसी। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपके जहन में आ रहा है द वन हु वाज फॉल्स प्रॉफिट तुलेहा असवद अंसी के अलावा? सर सर मुसलमा, मुसलमा कज़ाब। ठीक है, सज्जा मुसलमा, बिनते हारिस। बिल्कुल ठीक है। मुसलमा कज़ाब एंड सज्जा बिनते हारिस, ये चार लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने ये क्लेम किया कि दे आर द प्रॉफिट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बट दे वर द फॉल्स क्लेम्स, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो मदीने पे जो अटैक हुआ व्हाइल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैज सेंट सोल्जर्स विद हजरत उसामा बिन जैद, तो उसको जो इंस्टिगेट किया दैट पर्सन वाज तुलैहा। सर, इन लोगों ने जो एक्सक्यूज बनाया मदीना पे अटैक करने का दैट वाज एक्सेम्पशन फ्रॉम ज़कात। इन्होंने आके हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये डिमांड की कि ज़कात दैट वाज ओनली इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़कात जो है वो अल्लाह ताला के नबी के लिए होती है, तो अब हम ज़कात नहीं देंगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये इस्लाम का एक पिलर है और मैं इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ज़कात का ऑर्डर कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है और ये चूंकि पिलर ऑफ इस्लाम है इसलिए इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्टेटमेंट जो बड़ी मशहूर हुई
वो ये थी कि उन्होंने फरमाया कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे अगर कोई शख्स ऊंट की रस्सी भी ज़कात देता था, यानी छोटी सी कोई चीज भी ज़कात में देता था, और अब वो नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स थोड़ी सी भी ज़कात देता था, एक रस्सी भी ऊंट की ज़कात में देता था, तो वो उसे देना पड़ेगी। अच्छा, ये जो ट्राइब्स थे जिन्होंने मदीने पे अटैक किया, इनमें इनमें एक ट्राइब था बनु अब्स, दूसरा कबीला था बनु जुबियान, और तीसरा कबीला था बनु सुलैम। तो इन तीनों कबीलों ने मदीने पे अटैक किया, और इनको लीड कर रहा था तुलैहा का एक भाई था, तुलैहा द वन हु वाज अ फॉल्स प्रॉफिट। उसका एक भाई था जो इन कबीलों को लीड कर रहा था। सो इन दैट वे एन अटैक वाज लॉन्च ऑन मदीना just a few weeks after this expedition। यानी ये मुहिम रास्ते में थी, और a few weeks after the death of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों ने मदीना पे अटैक कर दिया, और that was a surprise attack। But Abu Bakr रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, he defeated these people in the battle of Zul Qisa। So Zul Qisa जो बैटल है, ये just after 2 or 3 weeks after the death of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम this battle took place। और इसमें इन तीनों कबीलों ने, बनु अब्स, बनु जुबियान और बनु सुलैम ने, और इनको इंस्टिगेट किया था तुलैहा नाम के शख्स ने, जो कि अपने आप को नबी कहता था, बट ही वाज फॉल्स। तो इस शख्स ने मदीना पे अटैक किया। बट हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ही प्रोटेक्टेड मदीना, ही सेव्ड मदीना, और ही fought against these people, these tribes, and this battle is known as Battle of Zul Qisa। So Zul Qisa की जो battle है, it took place just after a few weeks after the demise of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक कि how some Bedouin tribes attack on Medina just after Yes, the on the pretext of not non payment of zakat। ठीक है। So this was the first challenge। बल्कि second challenge आप उसको कह सकते हैं। पहला challenge ये था कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो एक्सपीडिशन सेंड की, वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि काफी सारे सहाबा कराम, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे वर सेइंग कि आप इस एक्सपीडिशन को सेंड न करें। तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। और दूसरा जो चैलेंज था, दैट वाज बैटल ऑफ जुल किसा। सो इट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जुलाई। हमने ऊपर देखा था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु 8 जून को खलीफा बने। तो इट वाज जस्ट द नेक्स्ट मंथ व्हेन ही वाज chosen as the caliph। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन रिबेलियस मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिली। जैसे ही उन्हें इतलात मिली कि ये ट्राइब्स आ रहे हैं जंग करने के लिए, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयारियां शुरू कर दी ताकि मदीना को डिफेंड किया जाए। अच्छा, इस दौरान हजरत उसामा की जो आर्मी थी वो रास्ते में थी, क्योंकि हजरत उसामा टुक 40 डेज इन हिज मिशन। सो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की जो मेन फाइटिंग फोर्स थी, वो मदीना में प्रेजेंट नहीं थी। बट हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने जितने भी सहाबा कराम मदीना में मौजूद थे, उनमें अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे, उनको उनको गाइड किया, उनको यूनाइट किया, और एक आर्मी बनाई जिसके आपने 3 हिस्से बनाए, 3 बटालियंस आपने बनाई मदीना को डिफेंड करने के लिए। तो इन बटालियंस की जो कमांड थी, दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक आर्मी आपने हजरत अली को दी, दूसरी आर्मी हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को दी आपने, और तीसरी आर्मी हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 इंपॉर्टेंट सहाबा कराम को 3 आर्मीज की कमांड दी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, he did not accept हजरत अबू बकर as a खलीफा for a long time। तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, he took weight of allegiance to हजरत अली, हजरत अबू बकर जस्ट इन द बिगनिंग, और शुरू में आपने बात कर ली थी, तभी हजरत अली को हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमांडर बनाया। और ये बात भी गलत है कि हजरत अली और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कोई इश्यूज थे या ट्रस्ट नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली को आर्मी का कमांडर न बनाते। सो ईच ऑफ देम द अबव वन, दे वर मेड कमांडर्स। ठीक है। और दिस वाज अ न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। अच्छा, बिफोर अपोस्टेट्स दे कुड डू समथिंग, या वो अटैक करते, तो जुल हुसैन नाम के मकाम पे लोग जमा हो रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खिलाफ एक अटैक किया, और उनको वहां से आपने रिमूव किया, उनको वहां से
ड्राइव कर दिया और इस इलाके को, अल हुसा नाम के इलाके को आपने कंट्रोल कर दिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द बैटल ऑफ अल जुल किसा और उसके इवेंट्स को हम डिटेल से देख रहे हैं। ठीक है। So we see that just two after 2 weeks after the departure of the army of Hazrat Usama, उसके just 2 हफ्ते के बाद ये जो रिबेल्स थे इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एंड दे अटैक ऑन मदीना, यानी मदीना पे इन्होंने अटैक लॉन्च किया। इससे पहले हमने देखा था कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको ड्राइव कर दिया था मदीना से दूर, लेकिन इनकी मजीद बटालियंस आई तो अल्टीमेटली दे सराउंडेड द सिटी ऑफ मदीना। और वो ये समझ रहे थे कि मदीना में क्योंकि आर्मी कम है और इनके पास सोल्जर्स नहीं है तो मदीना को कैप्चर कर लेंगे, मदीना को कंट्रोल कर लेंगे। बेसिकली देयर मोटिव्स वर पॉलिटिकल मोटिव्स के वो मदीना को कैप्चर करके खुद गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लेंगे और पूरा इस तरह अरेबिया उनके हाथ में आ जाएगा। तो इन लोगों को तुलैहा नाम के शख्स ने भी, जो कि फॉल्स प्रॉफिट था, उसने रीइंफोर्स किया जुल्म किसा के मकाम से। So we see that in the third week of July 632, the apostates moved from Zul Kisa. ये लोग जुल किसा से जुल हुसा की जाने मूव हुए। जुल किसा जो है वो थोड़ा आगे था मदीना से, और जुल हुसा जो है वो मदीना के करीब था। तो इस तरह उन्होंने वहां से मदीना पे एक अटैक लॉन्च किया। अच्छा, ये जो लोग थे जो अटैक कर रहे थे, जो रिबेल्स थे, ये दो जगहों पे ये लोग जमा हुए। एक अबरक नाम के मकाम पे जो कि 72 माइल्स फ्रॉम मदीना नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, और एक जुल किसा के मकाम पे जमा हुए लोग जो कि 24 माइल्स फ्रॉम ईस्ट। सो ऑल बोथ दीज प्लेसेस दे वर नियर बाय मदीना। तो इस तरह इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। इसमें बनु गतफान के लोग भी शामिल थे, बनु हवाजिन के लोग भी शामिल थे, और तय कबीले के लोग भी शामिल थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले जो है उनकी तरफ इनवॉइस सेंड किए, एम्बेसडर सेंड किए, ताकि उनसे बात की जा सके कि वो इस्लाम में वापस आ जाए और ज़कात की पेमेंट जो है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि ज़कात इज द पिलर ऑफ इस्लाम। हजरत अबू बकर का एक ही इनके स्टेटमेंट इस मौके पे कि एक ऐसी चीज जो कि इस्लाम का पिलर है, जो कि इस्लाम के अरकान में से है, जो कि डिवाइन कमांडमेंट में अल्लाह ताला ने फर्ज की है, उसको मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। तो आपने इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी कंप्रोमाइज नहीं किया। इवन काफी सारे सहाबा ने कहा कि अभी आप कंप्रोमाइज कर लें कुछ टाइम के लिए, 3-4 हफ्ते के लिए, जब हमारी आर्मी वापस आ जाएगी तो फिर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना भी गवारा नहीं किया कि 2-4 वीक के लिए उनसे कॉम्प्रोमाइज करते या उनकी बात को एक्सेप्ट करते कि ज़कात इज नॉट अ पिलर ऑफ इस्लाम, या ज़कात की पेमेंट में उनको खिलाफ देते थे कि वो ज़कात पे ना करें। बट ही वाज फर्म इन दैट कि इट इज अ पिलर ऑफ इस्लाम। अच्छा, इसमें आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉल्ड द सेवियर ऑफ इस्लाम। तो उस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाई ही इज कॉल्ड द सेवियर ऑफ इस्लाम, और डू यू थिंक ही इज द सेवियर ऑफ इस्लाम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आप देखते होंगे काफी सारे बच्चे उसमें लिखते हैं कि उन्होंने, जो लोग ज़कात नहीं दे रहे थे, उनसे जंग की। लेकिन दिस इज नॉलेज जो कि ए में होता है। ए में आप जो आंसर लिखेंगे उसमें आप ऑलरेडी ये बात मेंशन कर चुके होंगे कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों के खिलाफ जंग की जो कि ज़कात नहीं दे रहे थे। तो बी में आपको नॉलेज के साथ साथ रीजनिंग देनी होती है, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो रीजनिंग यहाँ पे ये हो सकती है कि आप ये बताएं कि he fought against those who were not paying zakat, but it is actually the pillar of Islam. So हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, he protected a pillar of Islam, that's why he is called the savior of Islam. तो ये बात आपको समझ आ गई कि आपको सिर्फ इतना नहीं बताना कि उन्होंने ज़कात न देने वालों के खिलाफ जंग की, बल्कि आपको ये बताना है कि he is called savior of Islam क्योंकि उन्होंने इस्लाम के एक पिलर को बचाया, एंड ज़कात इज अ पिलर ऑफ इस्लाम। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बी में आपको किस तरह रीजनिंग देके अपने नॉलेज को फर्दर उसको एलोबरेट करना होता है। ठीक है। इस समय एक और पार्ट यहाँ पे चूंकि बात चल रही है, मैं एलोबरेट कर देता हूँ कि इसी तरह दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि दे आर द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, उनके खिलाफ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की। तो यहाँ भी इस पॉइंट में भी आपके लिए इतना लिखना काफी नहीं है, क्योंकि आप तो नॉलेज दे रहे हैं, और नॉलेज जो है वो ऑलरेडी आप ए में दे चुके होते हैं, या ए पार्ट्स का जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है वो नॉलेज होता है। तो बी में आपको रीजनिंग देनी होती है
कैन यू टेल मी कि इसमें रीजनिंग क्या हो सकती है कि उन्होंने फॉल्स प्रॉफिट्स के खिलाफ जंग की, तो इसमें क्या रीजनिंग हो सकती है? ये फॉल्स प्रॉफिट्स के खिलाफ जंग करके उन्होंने किस चीज को सेव किया आपके ख्याल में? आप ऐसे कोई मुझे बता सकता है? Sir, he was the savior of Islam. लेकिन उन्होंने दैट्स गुड कि वो सेवियर ऑफ इस्लाम थे। पहले तो मैंने बताया ना, उन्होंने एक इस्लाम के पिलर को सेव किया, ज़कात को बचा के। लेकिन उन्होंने जो जंग की फॉल्स प्रॉफिट्स के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने किस चीज को सेव किया? सर जो That लोग फॉल्स प्रॉफिट होने का वो करते थे, लाइक जी जी। बोलते थे जी जी। उनको, लाइक ठीक है, लेकिन इस तरह सर शहादत, एक इन्होंने शिज़ल लिखा कि शहादत, ठीक है शहादा आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने आर्टिकल ऑफ फेथ को सेव किया। आर्टिकल ऑफ फेथ है ना कि वी बिलीव इन प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स में हम बिलीव करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है ना, लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। तो आप इसमें बताइए, जिस तरह एक स्टूडेंट ने मेंशन किया, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, कि उन्होंने आर्टिकल ऑफ फेथ को प्रोटेक्ट किया, ठीक है ना। इस आर्टिकल ऑफ फेथ को प्रोटेक्ट किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप नॉलेज के साथ साथ रीजनिंग देंगे बी पार्ट में, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी इतना बताना काफी नहीं है कि उन्होंने फॉल्स प्रॉफिट के खिलाफ जंग की, बल्कि साथ साथ आप ये भी बताएं कि फॉल्स प्रॉफिट्स के खिलाफ जंग करके उन्होंने आर्टिकल ऑफ फेथ को सेव किया। इसी तरह नॉन पेमेंट ऑफ ज़कात के साथ आप बताएं कि इस तरह उन्होंने पिलर ऑफ इस्लाम को सेव किया। तो इस क्वेश्चन पे हम मजीद आगे बात करेंगे, तो दैट वुड बी फर्दर क्लियर। अच्छा, फिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, उन्होंने खुद मार्च किया मदीना से आर्मी के साथ, और मेन आर्मी को लेके वो जुल हुसा की तरफ गए, ठीक है। और इस, अच्छा मैं एक जरा पढ़ लूं, इत्तजा कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों से जंग करके, जो अपने आप को नबी कह रहे थे, उन्होंने एक आर्टिकल ऑफ फेथ को सेव किया। तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द सेवियर ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जंग में उन्होंने खुद आर्मी को लीड किया, और मुसलमानों के पास चीजें कम थी, जानवर कम थे, और जो कैमल थे वो भी कम थे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कंप्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने सामान कम होने के बावजूद, सोल्जर्स कम होने के बावजूद, उन्होंने बहादुरी से जंग की। अच्छा, फिर हम इसमें देखते हैं कि जो पहला फेज था वॉर का, उसमें जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आर्मी लेके गए, तो मुसलमानों की आर्मी पे हिबल नाम का जो कमांडर था एनिमीज का, उसने जुल हुसा के मकाम पे जब ये आर्मी गई, तो उसने एक सरप्राइज अटैक किया, ठीक है। अच्छा, इस अटैक की वजह से मुसलमानों को रिट्रीट करना पड़ा, क्योंकि उनके पास जो ऊंट थे, जो कैमल थे, वो वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थे, और वॉर के लिए प्रॉपरली ट्रेन नहीं थे। क्योंकि जो वॉर के लिए ट्रेन कैमल थे, वो हजरत उसामा बिन जैद जो है वो लेके गए हुए थे सीरिया की एक्सपीडिशन में। लेकिन मुसलमानों ने रिट्रीट किया, और वो मदीना वापस आ गए। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको रीऑर्गेनाइज किया, और एनिमीज पे रात को एक सरप्राइज अटैक किया, और उनको डिफीट किया। सो इन दैट वे, sir, जी जी, आप कुछ कह रही हैं? sir आप ये पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिए, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले तो आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, और जो एनिमीज थे उन पे अटैक किया, आर्मीज को ऑर्गेनाइज करके उन पे अटैक लॉन्च किया। लेकिन ये जो अटैक था, पहला अटैक था जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इसको जो एनिमीज के कमांडर थे, उसका नाम था हिबल, नाम था उस शख्स का, जो हिबाल नाम था जो कमांडर था, उसने इस अटैक को उसने रिपल्स कर दिया। बल्कि इसको यूं आप देख सकते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आर्मी लेके जा रहे थे, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आर्मी पे जो हिबल नाम का कमांडर था एनिमीज का, उसने सरप्राइज अटैक कर दिया, ठीक है। अब जब सरप्राइज अटैक कर दिया उसने, तो मुसलमानों के पास जो कैमल्स थे, वो चूंकि वॉर कैमल्स नहीं थे, प्रॉपरली ट्रेन कैमल्स नहीं थे, क्योंकि मुसलमानों के जो कैमल्स थे, जो जंग में लड़ने का एक्सपीरियंस रखते थे, दे वर टेकन बाय उसामा बिन जैद, ठीक है ना। तो ये वो वक्त है जब मुसलमानों की ज्यादातर आर्मी जो है वो उसामा बिन जैद के साथ सीरिया के एक्सपीडिशन पे गई हुई थी।
तो मुसलमानों के पास प्रॉपर कैमल नहीं थे, प्रॉपर एनिमल्स नहीं थे। जो कैमल्स थे वो जंग की ट्रेनिंग नहीं रखते थे, वो अनट्रेन थे, दे वर डोमेस्टिक कैमल। तो जब ये सरप्राइज अटैक हुआ एनिमीज की तरफ से, तो ये जो ऊंट थे ये वहां से भाग भाग निकले। सो इसलिए मुसलमानों को रिट्रीट करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यानी फर्स्ट पार्ट में मुसलमानों को रिट्रीट करना पड़ा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? चले, तो जब मुसलमान रिट्रीट करके मदीना वापस आ गए, तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनको रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा ऑर्गेनाइज किया, उनको दोबारा प्रॉपरली अरेंज किया, और रात के वक्त दुश्मन पे सरप्राइज अटैक किया। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो अपोस्टेट्स थे जिन्होंने मदीने पर अटैक किया था, उनको ये इलाका छोड़ना पड़ा, जुल हुसा जो मदीना के करीब था, और वो रिट्रीट करके जुल किसा के मकाम पे चले गए। ठीक है ना? जैसे अगर आप ये देखें, ये मदीना है, ठीक है, ये मदीना का एरिया है अगर, तो उसके करीब एक जगह थी, उसका नाम था जुल हुसा, और उससे आगे दूर एक जगह थी, उसका नाम था जुल किसा। तो दो जगह थी, एक जुल हिसा थी और एक जुल किसा थी। ये जो पहला फेज हुआ जिसकी अभी हमने बात की, ये जुल हुसा पे हुआ था। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने इतना शदीद अटैक किया कि जो अपोस्टेट्स थे उनको यहाँ से ये जगह छोड़ के जुल किसा की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कमांडर्स थे, अच्छा ये कमांडर्स कौन थे? हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे। सर तो जी जी बोले। सर जब उन्होंने बैटल की थी तो उनके कैमरास इतने ट्रेन नहीं थे, उनके बाद उन्होंने नाइट पे अटैक किया था जब रात थी। जी 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 जी, दिन में मुसलमानों को रिट्रीट होना पड़ा, रिपल्स होना पड़ा, क्योंकि उन पे अचानक अटैक हो गया था, पहली वजह। दूसरी वजह कि उनके कैमल ट्रेन नहीं थे। ये तो दिन को हुआ, तो दिन को मुसलमान रिट्रीट करके वापस मदीना आ गए, यानी एक तरह से मुसलमानों को डिफीट हो गई। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को रीऑर्गेनाइज किया, और रात के वक्त दोबारा दुश्मन पे एक सडन अटैक किया। ठीक है, अभी जो आपने सडन अटैक किया, तो दुश्मन जो है इसको रोक नहीं पाया, और उन्होंने जुल हुसा पे भी दुश्मन, तो जुल हुसा से फिर वो उन्होंने रिट्रीट किया दुश्मनों ने, और फिर वो जुल किसा चले गए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यानी मदीने के करीब से उनको रिमूव करके बहुत दूर ले गए, जुल किसा के मकाम पे ले गए उनको। ठीक है, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन को रिपल्स किया, रिट्रीट किया, और फिर खुद नहीं गए, फिर उन्होंने अपनी आर्मी को मजीद रिइंफोर्समेंट भेजी, और अगले दिन जो है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फिर जुल किसा की तरफ गए, और जो रिबेल्स थे उन्होंने चूंकि जिल किसा को कैप्चर किया हुआ था, तो आपने उन पे अटैक किया। ठीक है, तो फिर तुलहा और उसकी जो फोर्सेस थी, दे वर रिपल्स बाय द मुस्लिम्स, और इस तरह फिर मुसलमानों को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली, एक शानदार कामयाबी मिली। एंड जो एनिमीज थे, दे लेफ्ट जुल्किसा इवन, एंड दे लेफ्ट द बैटलफील्ड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यानी मदीने के करीब दो जगह थी, एक जगह का नाम था जुल हुसा, और एक जगह का नाम था जुल किसा। तो पहले जो एनिमीज थे वो मदीने के बिल्कुल करीब आ चुके थे, मदीने को उन्होंने सराउंड किया हुआ था, और ये जगह थी जुल हुसा। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने उन पे अटैक किया, उनको वहां से भगा के जुल किसा ले गए। फिर जुल किसा में एक जंग हुई, और वहां पे एनिमीज जो है दे वर डिफीटेड एंड दे लेफ्ट द बैटलफील्ड, और मुस्लिम्स दे वन द बैटल। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर यहाँ से जब उनको डिफीट हुई, जो एनिमीज थे, तो वो अबरक नाम के एक मकाम था, वहां चले गए, और वहां पे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने जो है नौमान इब्ने मुकरिन साहबी थे, उन्हें जिल के साथ अपॉइंट किया, और कहा कि वो यहाँ से मदीना को डिफेंड करें। तो फिर ये लोग जो है यहाँ से चले गए, यहाँ से छोड़ के चले गए जो मक्का, जो एनिमीज थे, एंड लेटर दे गैदर्ड देमसेल्फ एट बैटल ऑफ बजूका। तो बैटल ऑफ बजूका जो है इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इन द टाइम ऑफ तुलैहा। तुलैहा को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इस फॉल्स प्रॉफिट को, तो उसमें हम बैटल ऑफ बजूका पढ़ेंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस से जा रहे हैं इवेंट्स का। तो ये पहला इवेंट था जो कि took place just in the month after the demise of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आपको ये वॉर क्लियर होगी जो हमने अभी डिस्कस किया है, यानी जुल के साथ जो वॉर है, ये आपको क्लियर होगी? ठीक है,
चले, तो ये आज का पहला पॉइंट था बैटल ऑफ जुल के साथ। इस पे क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह आ सकता है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस फेस बाय हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जस्ट बिकमिंग द खलीफा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला जैसे खलीफा बने तो उनको जो मेन चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो उसमें आप इस बैटल को मेंशन कर सकते हैं। इस बैटल का अकाउंट जो है वो अभी तक आया नहीं कभी, और होपफुली मुश्किल है इसका अकाउंट आए, लेकिन कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मे बी पॉसिबली दे में आस्क यू एन अकाउंट, बट अभी तक आया नहीं है। लेकिन चैलेंजेस में ये आ सकती है, उसमें आप एक्सपीडिशन टू सीरिया मेंशन कर सकते हैं, ये बैटल मेंशन कर सकते हैं, और फर्दर और भी चैलेंजेस जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश आए, सर उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। जी जी सर मैंने थोड़ी क्लास लेट से ज्वाइन की, सर आप मुझे सेंड कर देंगे फिर रिकॉर्डिंग? जी बिल्कुल, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप गूगल ड्राइव से आप ये ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी की कंटिन्यूटी में, दैट इज रिदा वॉर या अपोस्टेसी मूवमेंट्स। तो अपोस्टेसी का मतलब होता है कि इफ यू लीव योर रिलीजन, तो उसको अपोस्टेसी कहते हैं। तो इसके हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रिदा वॉर्स क्या थी। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा तेजी से इमर्ज हुई। So during this time of troublesome, several tribes they revolted. उन्होंने रिवॉल्ट्स लॉन्च किए मुस्लिम्स के खिलाफ, और ये जो रिवॉल्ट से इसलिए मुसलमानों की यूनिटी और स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा खतरा था, और मुस्लिम्स दे वर गेटिंग वीकर एंड डिवाइडेड ड्यू टू दीज वॉर्स या रिवॉल्ट्स। तो जो रिवॉल्ट्स थे नॉन मुस्लिम्स के, या जो इंसर्जेंसीज थी खिलाफत के खिलाफ, और उन सबको कलेक्टिवली जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड रिदा वॉर्स। तो रिदा वॉर्स वो जंग थी जो कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ खलीफा बनते ही उनके खिलाफ लॉन्च की गई। वो वॉर्स जो कि एनिमीज की तरफ से लॉन्च की गई, कलेक्टिव वॉर्स, उनको कलेक्टिवली रिदा वॉर्स या अपोस्टेसी मूवमेंट कहते हैं। तो वी कैन डिफाइन दैट। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन में ये वर्ड उन्होंने दिया, सीआईए के क्वेश्चन में अगर ये वर्ड मेंशन है कि रिदा वॉर्स को एक्सप्लेन करें, या रिदा वॉर्स दैट दे वर अ चैलेंज फॉर द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द अर्ली कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर रिदा वॉर का वर्ड मेंशन हो तो आपको ये डिफाइन करना चाहिए। तो डेफिनेशन में आप बता सकते हैं कि ऑल रिवॉल्ट्स, ऑल द वॉर्स और insurgencies which were fought against Hazrat Abu Bakr रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, collectively they are called Rida wars। तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो पहले आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर वर्ड मेंशन है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वॉर्स थी, इनको दो फॉर्म्स में, टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये जो अपोजिशन थी, ये वॉर्स इनकी दो टाइप्स हो सकती हैं। इसकी जो पहली टाइप थी, ये वो वॉर्स थी या वो एनिमीज थे जिन्होंने खिलाफत की पॉलिटिकल पावर को चैलेंज किया था, और इसके साथ साथ रिलीजियस अथॉरिटी को भी चैलेंज किया था। ठीक है, और इनकी जो इनका जो ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज राइवलरी अगेंस्ट आइडियोलॉजी। इस्लाम की आइडियोलॉजी पे भी इन्होंने अटैक किया, और इस्लाम की यूनिटी पे भी, या इस्लाम की पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी इन्होंने अटैक किया। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें ये दोनों चीजें, दोनों एलिमेंट्स नजर आते हैं कि इन्होंने इनके इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो पॉलिटिकल भी था, और इन्होंने रिलीजन को एज अ कवर यूज किया, और इस्लाम की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और इस्लाम की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, इस्लाम के जो बिलीव्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये पहली फॉर्म थी रिदा वॉर्स की। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। ये जो फर्स्ट टाइप थी, इसमें जो वॉर्स थी उनमें ऐसे लीडर्स इन्वॉल्व थे विच क्लेम दैट दे आर द प्रॉफिट्स, बट दे वर फॉल्स प्रॉफिट्स। इनमें बनु असद कबीला था। ठीक है, तो इसको लीड कर रहा था तुलैहा इब्न खुवैलिद नाम का एक शख्स, जो कि क्लेम करता था कि इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। इस तरह बनु हनीफा कबीला था, इसको मुसैलमा लीड कर रहा था। मुसैलमा जिसको नबी के साथ हमारा कि लायर या कज़ाब। बनु तगलिब और बनु तमीम कबीले थे, इनको सज्जा नाम की खातून लीड कर रही थी। ठीक है, और अंसी कबीला था, बनु अंस,
इसको असवद अलंसी लीड कर रहा था। तो आप देखिए कि ये जो चार पॉलिटिकल, आप इनको एंटिटीज कह सकते हैं, ये चार कबीले, इनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो पॉलिटिकल थे, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो रिलीजन का सहारा ले रहे थे, और अपने आप को न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि रिलीजियस लीडर भी ये लोग शो कर रहे थे, ताकि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और इनकी बातों में आ सके। सो दीज पीपल, दीज फोर पीपल, दे वर फॉल्स प्रॉफिट्स। इनको हम अलग से भी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से फॉल्स प्रॉफिट के टॉपिक में। तो इसके साथ कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी जो कि सिर्फ पॉलिटिकल थी, उनमें रिलीजियस एलिमेंट हमें नजर नहीं आते, ठीक है, प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी। इनमें हम देखते हैं कि इनमें जो नजद के ट्राइब्स थे, ठीक है, नजद के ट्राइब्स में बनो फजारा कबीला था, बनो तमीम कबीला था। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि दे वांटेड नॉट टू पे टैक्स, ठीक है ना, ज़कात पे नहीं करना चाहते थे। तो टैक्स ना पे करने की वजह से इन्होंने रिबिलियन किया। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज पॉलिटिकल। इन्होंने कोई ऐसा दावा नहीं किया कि देयर लीडर इज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर, या उनका जो लीडर है वो मजहबी लीडर भी है, उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया। प्रॉफिट का दावा इन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप थी, ठीक है। तो पहली जो टाइप थी उसमें रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बोथ थिंग्स वर इन्वॉल्व, और जो दूसरी टाइप थी उसमें सिर्फ पॉलिटिकल जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो शामिल थे, ठीक है। तो इसमें पहला जो हमने बात की, जो पॉलिटिकल जिनके ऑब्जेक्टिव थे, हमने पहला जो हमने टाइप की बात की उसमें ये था कि वो टैक्स नहीं देना चाहते थे, ज़कात नहीं देना चाहते थे। लेकिन कुछ और कबीले ऐसे थे जो कि मुसलमानों की अथॉरिटी की वजह से, मुसलमानों की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, मुसलमानों की ग्रोथ बढ़ रही थी, उसकी वजह से वो जेलस थे, और वो ये चाहते थे कि मुसलमानों की जो ग्रोथ है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये भी इस तरह के लोग भी थे जो कि मुसलमानों की जो ग्रोथ थी उसको रोकना चाहते थे। और इनमें बनु रबिया एक कबीला था जो कि बहरैन के इलाके में था। बनु अज था, ये उम्मान के इलाके में था। और बनु किंदा, बनु खवलान, ये यमन के इलाके में थे। तो आप देखते हैं कि ये जो कबीले थे जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों की पॉलिटिकल ग्रोथ को रोके, मुसलमानों की पावर को आगे न बढ़ने दें, ये ज्यादातर यमन के इलाके में थे। अच्छा, ये जो यमन का इलाका है ये साउदर्न अरेबिया में आता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको मैप से समझा देता हूँ, फिर हम वापस इसी तरफ आते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखा के इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि ये जो कबाइल थे, खास तौर पे जो हमने लास्ट में मेंशन किया है, ये जो कबाइल थे ये साउदर्न अरेबिया में थे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपके सामने मैप आ रहा होगा, ठीक है ना? ये मैप आपको नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है ना? यस तो सर। आप ये देखिए, ओके, आप ये देखें ना, ये जो अरेबिया का ये इलाका है, ये वाला नीचे वाला इलाका, ये ओमान था, ठीक है। इस तरफ का इलाका जो था ये यमन था। इस तरफ का जो इलाका था इसको नजद कहते हैं। तो ऐसे कबाइल जिनकी अभी हमने बात की है कि उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो पॉलिटिकल था, और वो ये चाहते थे कि मुसलमान जो है वो ज्यादा एक्सपेंड ना करें, मुसलमानों की जो स्टेट है वो ज्यादा एक्सपेंड ना करें। तो वो ओमान में थे, इस इलाके में थे, या फिर इस इलाके में थे। और मुसलमान जो थे उनका जो सेंटर था वो यहाँ पे था मदीना, और यहाँ पे मक्का था। तो ये चाहते थे कि मुसलमान जो है वो इन एरियाज में लिमिटेड रहे, और ये अपने इलाके में खुद अपना रूल करें। और इन्होंने मजहब नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन इन्होंने ये चाहा कि इनका अपना लीडर हो, इनकी अपनी गवर्नमेंट हो, और ये खिलाफत को अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब देना हो। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कुछ ट्राइब्स जो है वो उन्होंने रिलीजियस क्लेम्स किए, वो ये चाहते थे कि कंट्रोल कर लें पूरे अरेबिया को। तो कुछ ने जो है सिर्फ पॉलिटिकल क्लेम्स किए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे चलें। एनी क्वेश्चन? नो। ओके ओके। अच्छा, अजीशा आपको भी क्लियर है? एनी क्वेश्चन? दैट्स गुड। राहिमा आपको भी क्लियर है? आप सबको आई थिंक क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।
अभी क्लास में भी कर सकते हैं और बाद में भी आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आजकल थोड़ा सा क्योंकि काम ज्यादा हो गया, मसरूफियत ज्यादा, तो इसलिए मैं आपको टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहा। काफी सारे बच्चों के मेरे पास रिटर्न वर्क है, मैं उसको चेक करके आहिस्ता आहिस्ता सेंड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी आपका काम जिन बच्चों का आया वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सालार आपका भी काम आया हुआ, मैंने उसको अलग से फोल्डर में रखा हुआ, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी जल्दी मैं आपको सेंड कर दूंगा, बाकी जो लोग हैं उनका भी इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रीजंस कि क्यों ये लोग जो है वो अपोस्टेसी मूवमेंट क्यों हुई, क्यों इन्होंने इस तरह की अपोजिशन की अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की या खिलाफत की जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका पहला रीजन ये था कि जी देखिए, इर्तिजा आप पूछ रहे हैं, आपको जो मैंने असाइन किया था वर्क, वो तो अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। वो आप चूंकि काफी लंबा ब्रेक था, तो आप हदीस नंबर 9, 10, 8, 9, 10 जो अभी नहीं पढ़े आपने, उनको देख लें, या उसका कोई काम है वो कर लें, है ना। तो आप उसमें जाएंगे टीम्स पे, तो वहां पे आपको काम मिल जाएगा, तो वहां पे आप देखिएगा, वहां पे कुछ चीजें अपलोड की है मैंने, वहां देखिएगा, या मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। चलिए रीजंस में पहला रीजन ये है कि कुछ जो ट्राइब्स थे उन्होंने जो एलिजियंस शो की थी, दैट वाज पर्टिकुलरली टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनका ये ख्याल था कि उनका स्टेट ऑफ मदीना से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो भी रिलेशन था दैट वाज ओनली टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये ख्याल था कि अब जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है, तो इसलिए अब उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अलीजियंस शो करें, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ओथ दी थी, प्रॉफिट को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और स्टेट ऑफ मदीना से उनका लेना देना नहीं था। तो वो अपने आप को ये समझते थे कि दे आर फ्री फ्रॉम द स्टेट ऑफ मदीना। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि स्टेट ऑफ मदीना की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो चूंकि प्रॉफिट नहीं है, वो एक खलीफा है या आम इंसान है, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि जो अरेबिया था वो प्रॉपरली जो कंप्लीटली पॉलिटिकल तौर पे यूनाइट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अरेबिया वाज नॉट यूनाइटेड पॉलिटिकली, इट वाज पॉलिटिकली नॉट कंप्लीटली यूनाइटेड, यानी पॉलिटिकली अगर इसको देखें तो प्रॉपर तौर पे मुकम्मल तौर पे यूनाइट नहीं हुआ था। और जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था स्टेट ऑफ मदीना के साथ, वो प्रोसेस चल रहा था, और काफी सारे जो कबाइल थे वो अपने आप को स्टेट ऑफ मदीना से इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस जब वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ ट्राइब जो है उन्होंने इस्लाम कबूल मुकम्मल तौर पे इस्लाम कबूल नहीं किया था, उनके कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उनके कबीले ने मुसलमानों के साथ या स्टेट ऑफ मदीना के साथ जो है वो ट्रीटी साइन कर ली थी, अलाइज बन गए थे स्टेट ऑफ मदीना के, लेकिन उनके पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसलिए जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबीले ने फिर वो अलायंस तोड़ दिया, या वो जो उनके लोग मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने दे वर डोमिनेंट, तो उन्होंने स्टेट ऑफ मदीना के खिलाफ जब रिबेलियन किया, या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ उन्होंने रिबेलियन किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि दे वर ओनली आंसरेबल टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी डेथ के बाद नाउ दे आर नॉट आंसरेबल, या अब उनकी वो कमिटमेंट नहीं है। तो इट वाज अ सेकंड रीजन के जो प्रोसेस था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ये होती है कि आप आपकी स्टेट में मुख्तलिफ इलाके शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ कबीले आपके स्टेट में शामिल हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ कबीले ऐसे भी थे, बहुत से कबीले ऐसे भी थे जो स्टेट ऑफ मदीना में शामिल हो रहे थे, लेकिन उनके शामिल होने का प्रोसेस अभी जारी था। उनके तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो कबीले स्टेट ऑफ मदीना से एग्रीमेंट कर चुके थे। तो चूंकि प्रॉफिट की डेथ हो गई, तो उनमें से काफी सारे कबीलों ने एग्रीमेंट जो है वो तोड़ दिया, क्योंकि उनके ज्यादातर लोग मुसलमान नहीं हुए थे। तीसरी इसकी रीजन ये थी कि कई कबीले ऐसे थे जो कि अभी अभी इस्लाम की तरफ आए थे, रिसेंट कन्वर्ट्स थे। सो इस्लाम जो है उनके दिल में प्रॉपरली रूटेड नहीं था, चूंकि उन्होंने अभी भी इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम की तालीमात को भी उन्होंने मुकम्मल से नहीं समझा था, प्रॉपरली नहीं समझा था, और कुरान को भी उन्होंने प्रॉपरली नहीं समझा था। उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया था इस्लाम को समझना, इस्लाम की तालीमात को समझना शुरू किया था। और इसके मुकाबले में पैगनिज्म, चूंकि बहुत टाइम से वो पैगनिज्म को मानते थे, जब से पैदा हुए थे वो लोग बुतों पे ईमान रखते थे, तो उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो एडल्ट्री थी, या
ये बुतों की पूजा थी, उसको उन्होंने जस्ट रिसेंटली छोड़ा था, और आउटवर्डली छोड़ा था। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पे छोड़ा था, लेकिन उनके दिल जो है अभी भी बुतों की तरफ इंक्लाइन थे। तो उनमें काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने बुतों को तोड़ा नहीं था, बल्कि घरों में छुपा दिया था। तो ऐसे लोगों को मौका मिल गया आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट, और चूंकि सूरत हाल भी खराब थी और फॉल्स प्रॉफिट्स भी थे, तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को मौका मिल गया कि उन्होंने अपने बुतों को दोबारा निकाल के उनको वहां पे रखना शुरू कर दिया, उनकी इबादत शुरू कर दी। तो ये तीसरा रीजन था। चौथा रीजन ये था कि कुछ बेडुइन ट्राइब्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरैश से जेलस थे, और वो ये समझ रहे थे कि कुरैश ने अपने प्रॉफिट को लॉन्च करके नाउजुबिल्लाह पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर हासिल करने की कोशिश की है। तो उनका ये ख्याल था कि अगर उनके यहाँ भी एक प्रॉफिट आ जाए, वो भी किसी प्रॉफिट को लॉन्च कर लें, तो वो भी पॉलिटिकली डोमिनेंस हासिल कर सकते हैं, पूरे अरब के बादशाह बन सकते हैं। तो ये भी एक रीजन था कि जिसकी वजह से, जेलिसी की वजह से या कुरैश से अपनी दुश्मनी की वजह से, उन्होंने अपोस्टेसी इख्तियार की या मुसलमानों के खिलाफ हो गए। पांचवा रीजन ये था कि चूंकि स्टेट ऑफ मदीना दैट वाज अ प्रॉपर स्टेट, और पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है वो ऑब्जेक्टिव था स्टेट ऑफ मदीना का। प्रॉफिट ने इन कबाइल को ऑर्गेनाइज किया और मदीने की रियासत का, स्टेट का पार्ट बनाया था। लेकिन जो बेडुइन ट्राइब्स थे, चूंकि बेडुइन्स जो वो सहरा में रहते थे और इनके कबीले इंडिपेंडेंट होते थे इस्लाम से पहले, तो वो फ्रीडम को पसंद करते थे, आजाद रहना पसंद करते थे, और किसी भी किस्म की अथॉरिटी या किसी भी किस्म का पीसफुल और ऑर्गेनाइज लाइफ जो है वो उनको पसंद नहीं थी। तो वो चूंकि आजाद रहना पसंद करते थे, और स्टेट ऑफ मदीना के साथ रहा कि उनको लॉ को फॉलो करना पड़ता, इस्लामिक लॉ को फॉलो करना पड़ता, कुरान को फॉलो करना पड़ता, और वो इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि आजाद रहें, कोई इनसे पूछने वाला ना हो। ठीक है ना? जिस तरह बहुत से बच्चे भी स्कूल में ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उन पे कोई लॉ अप्लाई ना हो, जब चाहे वॉशरूम चले जाएं, जब चाहे छुट्टी कर लें, ऑफ कर लें। तो अ, बहुत से बच्चे भी आजादी चाह रहे होते हैं। तो इस तरह जो बैडमैन्स थे वो भी चाह रहे थे कि उनको कोई पूछने वाला ना हो, कोई किसी अथॉरिटी के सामने आंसरेबल ना हो, जब चाहे जो चाहे करें। दूसरी बात ये थी कि ये जो बैडमिंटन ट्रैप्स थे, इस्लाम से पहले उनका जो तरीका था कि दे वर इन्वॉल्व इन लूटिंग, प्लंडरिंग, ठीक है ना? यानी उनका जो लाइफ स्टाइल था दैट वाज डिफरेंट। तो वो ये चाहते थे कि अब भी उसी लाइफ स्टाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लूट मार करें, लोगों से माल छीन लें, और बाय पावर बाय फोर्स जो है वो लोगों की चीजों पे कब्जा कर लें, और उस तरह की जिंदगी की तरफ वापस आ जाएं। तो ऐसे कबीलों ने भी अपने मूवमेंट का साथ दिया और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है? तो ये फिफ्थ रीजन था। सिक्स रीजन ये था कि बहुत से ऐसे ट्राइब थे जो कि ज़कात पे नहीं करना चाहते थे, जिज़िया नहीं देना चाहते थे, और इस्लाम का प्रॉपर सिस्टम है ज़कात का कि अमीर लोगों से ज़कात लेके गरीब लोगों को ज़कात दी जाती है। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने कहा कि ये डिवाइन कमांडमेंट है। कुरान में जहाँ-जहाँ पे नमाज का ज़िक्र है, वहाँ पे ज़कात का भी मेंशन किया गया है। अल्लाह ताला ने ज़कात का भी फरमाया कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने क्लियरली बात की कि जिस तरह नमाज फर्ज है, इस तरह ज़कात भी फर्ज है, और हम इस ऑर्डर को रिमूव नहीं कर सकते। अब देखिए ना, पैसा पैसा जो है, बहुत से लोग जो है वो पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को पैसे देना नहीं चाहते। तो ये कबीले भी ऐसे थे, वो चाहते थे कि उनका पैसा उन्हीं के पास रहे और गरीबों पे खर्च ना हो, और वो अमीर से अमीर होते जाएँ। तो इसलिए उन्होंने अपोस्टेसी मूवमेंट का साथ दिया ताकि ज़कात से बच सकें। तो ये 6 रीज़न्स थे जिनकी वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के टाइम पे, आपके शुरू के टाइम पे ही अपोस्टेसी मूवमेंट हुई, आपके खिलाफ लोगों ने बगावत की, आपके खिलाफ लोगों ने जंगें की। लेकिन हम ये देखते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6, 7, 8 महीने के अंदर-अंदर ही पूरे अरेबिया पे अपना कंट्रोल हासिल किया, और पूरे अरेबिया में अमन कायम कर दिया। ठीक है? हज़रत अबू बकर ने क्या एक्शन लिया, इस पे हम बात करते हैं आगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा जो है आपको ब्रीफली थोड़ा-सा बता दूँ कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की जो खिलाफत है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा-सा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो था साल आपका 632 था, जब आप खलीफा बने, जून के महीने में आप खलीफा बने, ठीक है ना? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो दिसंबर तक आपने जितने भी अरेबिया के इश्यूज थे, फॉल्स प्रॉफिट्स थे, रिफ्यूजल टू पे ज़कात थी, अपोस्टेसी वॉर्स थे, इन सब को आपने इश्यूज को सॉल्व किया, और पूरे अरेबिया को आपने
6-7 महीने के अंदर अंदर आपने वापस रिगेन किया, आपने दोबारा वहां पे पीस स्टैब्लिश किया। तो ये क्लियर हो गया कि आपने 632 में इनसाइड अरेबिया जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व की, और पूरे अरेबिया को आपने दोबारा पीसफुल बनाया और इस्लामिक स्टेट का कंट्रोल उस पर हासिल किया। ये क्लियर है आपको? आगे चलें। इसके बाद जो दूसरा साल था आपकी खिलाफत का, यानी 632 के बाद 633 में आपने आप पर्शियन वॉर्स हुई, पर्शिया ने या पर्शियन एम्पायर ने अटैक कर दिया। तो 633 की हम आगे वॉर्स पढ़ेंगे तो ऑल ऑफ देम दे आर अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर। और 634 आपकी खिलाफत का आखिरी साल था, इसमें जो वॉर्स हुई वो रोमन्स के खिलाफ हुई या बजंटीनियन एम्पायर। तो इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को, 632, 633 और 634। ठीक है ना? 632 इनसाइड अरेबिया, 633 अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, और 634 अगेंस्ट द रोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अब हम वापस जाते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या एक्शन लिया। ठीक है ना? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन मूवमेंट्स के खिलाफ, ये अपोस्टेसी मूवमेंट के खिलाफ या रिदा वॉर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया, इसमें हम बात करते हैं। जी, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने शुरू से ही रियलाइज किया था, उनका ये ओपिनियन था कि जब तक हम पूरे अरेबिया पे कंट्रोल मेंटेन नहीं करते और ये जो इंसर्जेंसीज हैं इनको मिलिट्री एक्शन के जरिए से इनको सप्रेस नहीं करते, तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लाम तब तक सरवाइव नहीं कर सकता, मुसलमानों की यूनिटी तब तक बहाल नहीं हो सकती, और इंसर्जेंसीज जो है वो मुसलमानों की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए ना, कुरान की भी एक आयत है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि होल्ड फास्ट ऑल टुगेदर द रोप ऑफ गॉड एंड नेवर बी डिवाइडेड। ठीक है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी थी कि मुसलमानों को यूनाइट होना है, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्टेट होनी चाहिए मुसलमानों की। जितना डिवाइड होंगे उतना नुकसान होगा। तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू से इस बात को रियलाइज किया कि मुसलमानों को यूनाइट करना बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए मिलिट्री एक्शन लेना पड़े, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि मुसलमानों को डिवाइड करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाना चाह रहे हैं, तो उनके खिलाफ पॉलिटिकल एक्शन और या मिलिट्री एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपने जमाने के या बल्कि हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी हिस्ट्री के बहुत ही शानदार मिलिट्री कमांडर थे। तो उन्होंने सबसे बेस्ट कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिलिट्री कैंपेन पे रवाना किया, और उनके साथ आपने आर्मी आर्मी सेंड की टुवर्ड्स नज्द और मुख्तलिफ इलाकों में। और ख़ास तौर पे मुसैलमा, ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी, ही हैड 40,000 आर्मी। मुसैलमा, ये जितने भी लोग थे, जितने भी लोग जो इस्लाम को अपोज कर रहे थे, उनके खिलाफ आपने जंग की। खास तौर पे आपने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को कैंपेन्स पे भेजा, जो कि बेस्ट कमांडर थे। इसके साथ साथ आपने शरबील बिन हसना को भेजा, ये भी बहुत अच्छे कमांडर थे। और अल अला अल हदरमी एक कमांडर थे, उनको आपने भेजा। ठीक है, इनको बहरैन के इलाके की तरफ भेजा। इकरमा अबू जहल के बेटे थे, और हुजैफा बिन बारिकी, ये भी कमांडर थे। और अरफजा अल बारिकी, ये कमांडर थे। इन सबको ओमान की तरफ भेजा, और इन तमाम इलाकों के खिलाफ आपने मिलिट्री एक्शन लिया। ठीक है, यानी आपने ये फरमाया कि वहां जाके पहले उन लोगों से बात करें, अजान दें। अगर अजान के जवाब में वो लोग अजान दें और ये एक्सेप्ट करें कि दे आर द बिलीवर्स, तो फिर उनसे जंग नहीं करनी। अगर वो अजान के जवाब में अजान न दें, तो इसका मतलब है कि दे आर लीविंग इस्लाम और वो मुसलमानों के दुश्मन है, तो फिर आप उनसे जंग करें। लेकिन पहले आपने डायलॉग किया, उनको समझाने की कोशिश की। इसी तरह आपने और कमांडर्स थे, अल मुहाजिर इब्न उमैया एक कमांडर थे, उनको आपने सेंड किया। खालिद इब्न असैद एक कमांडर थे, उनको सेंड किया यमन की तरफ, ताकि वो ऐड कर सके वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स को। सो आपने मिलिट्री एक्शन लिया, और मिलिट्री एक्शन के साथ साथ आपने डिप्लोमेटिक मीन्स भी यूज किए। तो ये मिलिट्री एक्शंस या जो वॉर्स हुई, इसमें हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं कि फॉल्स प्रॉफिट्स के खिलाफ कौन कौन सी वॉर्स हुई, या फॉल्स प्रॉफिट्स को कैसे टैकल किया गया, तो उसमें हम वॉर्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलिट्री एक्शन पहला आपने सोल्यूशन
दूसरा डिप्लोमेटिक मीन्स भी यूज किया आपने, और कुछ कबीले जो वो डिप्लोमेटिक मीन्स से इस्लाम की बात उनको समझ आ गई कि इस्लाम की जो तालीमात है वो ठीक है, और उन्होंने दोबारा इस्लाम में इंटर होने को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इनमें काफी सारे ऐसे थे जो इस्लाम नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो जक़ात नहीं देना चाह रहे थे, या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें अपना पॉलिटिकल लीडर बनाने दें, या ज़कात हम खुद पे करेंगे, अपने लोगों को पे करेंगे। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ज़कात जो है वो स्टेट को दी जाती है, और स्टेट की अथॉरिटी को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है, वरना मुसलमान डिवाइड हो जाएंगे और मुसलमानों को जो दुश्मन है वो मुसलमानों को इजीली तबाह कर देंगे। तो ये जो रिदा वॉर्स थी बेसिकली दे वर चैलेंज टू द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सुप्रीमेसी ऑफ इस्लामिक स्टेट। ठीक है, तो आपके सामने ये चैलेंज था कि आपने रिलीजियस और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को इस्लाम की दोबारा एस्टैब्लिश करना है, रिस्टोर करना है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए, पॉलिटिकल यूनिटी के लिए और मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च की, डिप्लोमेटिक मीन्स यूज किए, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जब तक पूरा अरेबिया जो है वो दोबारा यूनाइट नहीं हो गया, और ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स थे या बाकी जो कबाइल थे जो अपोज कर रहे थे, जब तक इन सबको दोबारा स्टेट ऑफ मदीना से इनको अनेक्स नहीं किया, तब तक आपने ये वॉर्स जारी रखी और इन लोगों को वापस आप इस्लाम की तरफ ले आए। और इसकी हम इसमें इम्पोर्टेंस देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस थी। तो ये जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जो एक्शन लिया, यानी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि इस एक्शन की वजह से इस्लाम को जो चैलेंज किया जा रहा था, इस्लाम की पॉलिटिकल और रिलीजियस सुप्रीमेसी को, वो चैलेंज आपने टैकल किया और उस चैलेंज को खत्म करके आपने दोबारा इस्लाम को स्टैब्लिश किया। ये पहला पॉइंट हो सकता है। या दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने इस्लाम की पॉलिटिकल कंसोलिडेशन को कंटिन्यू किया। ठीक है ना, यानी प्रोफेसर के टाइम पे कंसोलिडेशन थी, यूनिटी थी, तो आपने उस यूनिटी को दोबारा कंटिन्यू किया। और दरम्यान में कुछ टाइम की जो इंटरप्शन आ गई थी कि कुछ कबीले अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी अपनी लीडरशिप बना ली थी, तो इस इंटरप्शन को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्म किया और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन को, जो कि प्रोफेसर के टाइम पे थी और जो प्रोफेसर ने जिसकी इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसको दोबारा बहाल किया। तो ये दूसरा पॉइंट हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस में। और तीसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि इस्लाम की जो हेजमनी थी, इस्लाम का कंट्रोल था पूरे अरेबियन पेनिनसुला पे, उसको आपने दोबारा बहाल किया। तो अबू बकर सिद्दीक का जो एक्शन था अगेंस्ट ऑल दैट, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज थ्री रीजंस। कि पहली रीजन ये थी कि आपने पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी को, इस्लाम का जो चैलेंज था वो टैकल किया। दूसरी बात ये कि आपने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन को या यूनिटी को कंटिन्यू किया, जो कि प्रोसेस की के टाइम पे थी और बीच में कुछ अर्से के लिए इंटरप्ट हो गई थी। और तीसरा ये कि पूरे अरेबिया पे आपने दोबारा बहाल की इस मुसलमानों के कंट्रोल को, हेजमनी को, पावर को आपने रेस्टोर किया। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अबू बकर्स एक्शन। तो हमने यहाँ पे अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। आपको क्लियर होगी? एनी क्वेश्चन? जो पॉइंट्स हमने पढ़े उसमें थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है आपका? हमें बताइए। नो सर। तो मैं इसको ब्रीफली आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह आएगा। देखिए, आज हमने स्टार्ट लिया था अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो चैलेंजेस थे, उसमें पहला चैलेंज हमने डिस्कस किया कि मदीने पे अटैक हुआ। उस पर हमने बात की कि जब मदीने पे अटैक हुआ तो किस तरह हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस अटैक को रिपल्स किया। और जिन लोगों ने अटैक किया था वो इस प्रिटेक्स्ट पे अटैक कर रहे थे कि उनको ज़कात नहीं देनी पड़े और अबू बकर सिद्दीक कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन आपने कंप्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, मदीने पे जिन लोगों ने अटैक किया उनके साथ बैटल हुई, उसका नाम बैटल ऑफ जुल किसा था। इसकी डिटेल हमने पढ़ी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने थर्ड जो चीज पढ़ी वो थी रिदा वॉर्स। ठीक है, रिदा वॉर्स में उसके हमने टाइप्स पढ़े कि किस तरह की अपोजिशन थी, रिलीजियस थी, पॉलिटिकल थी। इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। और उसके बाद फिर हमने रीजंस पढ़े कि क्यों ये लोग अपोजिशन कर रहे थे। 6 रीजंस हमने पढ़े थे। फिर हमने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के एक्शन पे बात की कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, मिलिट्री एक्शन लिया
और डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, डिप्लोमेटिक यूज किए, मीन्स यूज किए, और फिर हमने इम्पोर्टेंस की बात की। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं, और फिर मैंने आपको मैप पे भी थोड़ा सा दिखाया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी फॉल्स प्रॉफिट्स, ठीक है। और उसमें हम डिस्कस करेंगे, अस्वरेंसी से शुरू करेंगे और बाकी तमाम प्रॉफिट्स को भी, फॉल्स प्रॉफिट्स को भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो जंगे हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बैटल ऑफ यमामा को हम बात करेंगे। तो ये जो अभी हमने कंटेंट पढ़ा है, इसका जो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस फेस बाय हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी आ सकता है 10 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपोस्टेसी वॉर, श्योर मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, आप वर्कबुक का कह रही मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिदा वॉर्स, तो रिदा वॉर्स पे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एन अकाउंट या राइट इन डिटेल अबाउट द रिदा वॉर्स या अपोस्टेसी मूवमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो 10 मार्क्स पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पहले क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके, उसकी मार्किंग थीम पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अरीब, आपको भी समझ आ रहा है? आपको मैंने काम मुझे मिला, इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके सर्च करूंगा, तो आपको क्लियर है? Okay? तो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। बेनजीर, हादिया, इकरा और यस सर क्लियर है। आप सबको यस क्लियर सर, है? क्लियर। मुनज़्ज़ा, ठीक है ना, आप सबको क्लियर है? चलें, जी सर। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। चलें इंशाल्लाह फिर मुनज़्ज़ा नेक्स्ट सर क्लास। को बताओ ना क्लियर है। जी मुनज़्ज़ा, जी सर। चलें जी सर तो क्लियर है। चलें, ओके क्लियर है ओके। सर, क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। तो ये जो टॉपिक है, कुछ बच्चों का 9th में था, तो चलें दोबारा रिपीट हो रहा है। 9th के फर्स्ट टर्म में था, तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा, तो आपकी जो प्रिपरेशन हो जाएगी फाइनल टर्म की। चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज चलो। सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।